पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विपर्यशीलता यानी रिवर्सिबिलिटी का भाव किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है और वो जो है वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता, और यही कारण है संरक्षण के जो नियम है उसमें भी गलती कर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब एक वयस्क जो है वो बच्चे का जो निष्पादन यानी परफॉर्मेंस है के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है, सहयोग देता है, उसे बढ़ाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग दोस्त होती क्या है? स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग जो है वो वह ऐसा ही सहायता है जो शिक्षक या वयस्क जो है वो बच्चे को ZPT यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर कठिन कार्य पूरा करने के लिए सहयोग देता है। जैसे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, उसके पिताजी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और जब वो पेडल मारता है तो उसके पिताजी उसे छोड़ देते हैं, तो ये ऐसा ही सहायता ही क्या है? आपकी स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, इसे पॉडिया ढांचा बोलते हैं। कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो कोलरबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है वो ये स्टेज 3 है और कोलरबर्ग के कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, का हिस्सा है। यहाँ बच्चा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार शल्य चिकित्सक में किस प्रकार की बुद्धि प्रधानता होती है? देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। तो इसमें ही पूछा गया कि मूर्तिकार शल्य चिकित्सक यानी सर्जन में जो है वो किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो दोस्तों इन लोगों में होती है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के मूल दर्शन। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें समावेशी क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें सभी बच्चों का समावेश हो, चाहे वो कमजोर हैं, अच्छे हैं, मंद बुद्धि हैं या फिर तीव्र बुद्धि हैं। तो समावेशी शिक्षा उनमें उन सभी बच्चों को जो है वो एक ऐसा मेथड अपनाया जाता है कि वो सभी बच्चे जो है उसमें आराम से सीख सकें, चाहे वो किसी भी लेवल के हों। तो यहीं पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि समावेशी शिक्षा के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर, विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। सभी बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक करना, ये भी नहीं है। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार होना, यही इसका आंसर हो जाएगा कि नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार। संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट परिप्रेक्ष्य के अनुसार अधिगम लर्निंग में मुख्य रूप से क्या है? व्यवहार में एक मापन योग्य परिवर्तन है या फिर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच अनुबंध है। निष्क्रिय रूप से सूचना को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो है अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सटीक उदाहरण है? छात्र पुरस्कार जीतने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेना, छात्र शिक्षक की डांट से, ये भी नहीं है। छात्र अपनी आत्मसंतुष्टि और विषय समझने के लिए गणित के प्रश्नों को हल करता है, या फिर छात्र कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए देर रात तक पढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र जो है वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो है विषयों को समझने के लिए गणित के कठिन प्रश्नों को हल करता है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें कोरी पट्टियों के रूप में नहीं देखा जाता, निष्क्रिय ये भी नहीं है, निष्क्रिय अनुकरणकर्ताओं के रूप में, सक्रिय अन्वेषणों यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में उन्हें देखा जाता है। यही इसका आंसर
हो जाएगा। डिसलेक्सिया आपने काफी बार पढ़ा है, एक बार डिसलेक्सिया क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी पठन विकार यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर जो है वही हमारा डिसलेक्सिया होता है। ब्रोनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ बच्चे का विद्यालय और उसका परिवार किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रो सिस्टम में जो है परिवार, विद्यालय, मित्र ये सब आते हैं जिनसे बच्चा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, और ये आते हैं आपके माइक्रो सिस्टम यानी के लघु मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण यानी रिवाइज टेक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो जो ब्लूम का रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसके अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सर्वोच्च स्तर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सृजन करना यानी कि क्रिएटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। एरिक्सन के मनोसामिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरों को किस मुख्य विकासात्मक संकट का सामना करना पड़ता है, ये एरिक्सन के अनुसार है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भ्रांति, परिश्रम बनाम हीनता या स्वायत्ता बनाम शर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहचान भ्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीसी का उद्देश्य क्या है, छात्रों को अंकों के आधार पर नहीं है, पहला नहीं है बच्चों के अधिगम के स्तर को समझना और तदनुसार शिक्षण अधिगम, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अधिगम यानी कि लर्निंग लेवल को समझना और उसके अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना। ये नहीं है कि छात्रों पर कर नियंत्रण करना या उन्हें एक औपचारिक परीक्षा वर्ष के अंत में उनकी एक औपचारिक परीक्षा लेना। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि पुरस्कार सफलता से अधिगम सुदृढ़ होता है, तत्परता का नियम, अभ्यास का, प्रभाव का या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। ठीक है, क्योंकि प्रभाव के नियम के द्वारा ही जो है वो अधिगम, क्योंकि प्रभाव का नियम ही वो नियम है जो ये बताता है कि पुरस्कार की सफलता से अधिगम सुदृढ़ यानी कि मजबूत होता है। ठीक है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा में प्रॉक्सिमल शब्द से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, वह क्षेत्र जो बच्चे की वर्तमान क्षमता दूर है, वह क्षेत्र जो बच्चे के आगामी विकास के निकट है, बच्चे का शारीरिक विकास या वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित परिवर्तनीय सीमा। तो यह बच्चे का वह क्षेत्र है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी, वह क्षेत्र जो बच्चे के ठीक आगामी विकास के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि लिंग एक क्या है, जैविक संरचना, सामाजिक, आनुवांशिक या फिर जन्मजात मनोवैज्ञानिक गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचना। में से कौन सी पर विधि प्रतिभाशाली बालकों के संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। क्या उपचारात्मक है, संवर्धन कार्यक्रम, रटकर याद करना, नहीं, मनोवै कठोर पाठ्यक्रम, ये सारे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। रटकर हो गया आपका, जहां पर भी रटकर आएगा ये नेगेटिव है। कठोर पाठ्यक्रम, मानकीकृत, ये हमें नहीं लेने हैं। तो हमें क्या लेना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवर्धन कार्यक्रम और त्वरण यानी एनरिचमेंट एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की क्या भूमिका है। त्रुटि की क्या भूमिका है, क्या ये शिक्षक और छात्र दोनों की विफलता नहीं, ये अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है जो छात्रों की सोच में दृष्टि देती है, इनका अधिगम से कोई संबंध नहीं है, ये छात्रों को कम बुद्धि। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए त्रुटियां जो होती हैं ये लर्निंग का एक हिस्सा होता है, क्योंकि इंसान जो है वो त्रुटि कर करके ही सीखता है। तो ये लर्निंग का एक अनिवार्य हिस्सा है जो छात्रों की सोच में अंतर्दृष्टि देती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए।
वो होनी चाहिए फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता की, ना कि डिक्टेटर की या फिर अनुमति परक की। ठीक है। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय बुद्धि का सिद्धांत है उसमें जो बुद्धि शामिल नहीं है आपकी दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संगीत में बुद्धि है। बाकी सारी बुद्धियां विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और सृजनात्मक बुद्धि इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि यदि वैसा करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और जेल भेज देगी। कोहलरबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सार्वभौमिक है, यांत्रिक, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अनुकूलन या फिर यांत्रिक उद्देश्य अनुकूलन, दंड एवं आज्ञापालक अनुकूलन या सामाजिक क्रम व्यवस्था अनुकूलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दंड एवं आज्ञा पालन अनुकूलन। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? तो अल्बर्ट बांडुरा के जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत हैं उसके 4 चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला चरण है अवधान, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है जनन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो ये चारों चरण जो है आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक आयामी और रैखिक होता है, नहीं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है, नहीं। विकास बहुआयामी और लचीला होता है, विकास केवल पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है और लचीला होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार की सोच से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो हुई है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इससे ही सृजनात्मकता मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के प्रतिपादक कौन है जो छात्रों को अपने अनुभव पर गंभीर रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो दोस्तों आलोचनात्मक शिक्षक शास्त्र के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, पाउलो फ्रेरे। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में लिंडमैन के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक, गतिज या फिर ऊष्मीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का सर्जन कम करना या फिर ओजोन परत को नष्ट होने वाले पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, आर्द्रभूमि का संरक्षण या खतरनाक रसायनों के सीमा पार आंदोलन को रोकना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध यानी सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करना। यही जो है वो उद्देश्य है हमारा, यही उद्देश्य है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल निकाय में फॉस्फेट और नाइट्रेट की अधिकता के कारण शैवाल प्रस्फुटन यानी कि एल्गल ब्लूम होता है और ऑक्सीजन की जो दर है वो घट जाती है। ठीक है, यही है यूट्रोफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत आने वाले जीवों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है और उनके शिकार पर कड़े दंड के प्रावधान हैं? तो इसका अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ या फिफ्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1 और अनुसूची सेकंड का भाग सेकंड। तो इन अनुसूचियों में जो शामिल जीवों को जो है वो सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, और इनके जो है वो शिकार पर जो है वो शिकार पर कठोर दंड का प्रावधान भी है। लाइकेन जैव सूचक के रूप में किस प्रकार के प्रदूषण को दर्शाने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? तो लाइकेन जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण, ठीक है, इसे दर्शाने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है और हर एक स्तर पर जो है ऊर्जा घटती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह बारहसिंगा को आधिकारिक शुभंकर के रूप में अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यही पर वो उद्यान है जहां पर भूरसिंह बारहसिंगा को जो है वो आधिकारिक शुभंकर के रूप में अपनाया गया है। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैव आवर्धन, तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हैं जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, या फिर नहीं, कर्मिक पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि का होना, पौधों द्वारा अचानक बढ़ना, जंगलों में पेड़ों का तेजी से बढ़ना। देखिए दोस्तों, जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ जो होता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्मिक पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों जैसे डीडीटी की सांद्रता का भूमि में बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि एक बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में जीवित नमूनों को किस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन विधि में जो है वो रखा जाता है जीवित नमूने, तो इस विधि में जीवित नमूनों को जो है वो रखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए किसी क्षेत्र के पास कम से कम कितनी समवैनी पौधों की स्थानिक प्रजाति होनी चाहिए? ठीक है, तो यानी कि अगर जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होना है तो कितनी प्रजातियां होनी चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1500, यानी किसी क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक सहवैनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, ठीक है, तथा मूल आवास का जो है वो 70% से अधिक वहां पर नष्ट ना हुआ हो, तभी वह क्षेत्र जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित हो सकता है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वीकृत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों को विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देना, ठीक है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी उसमें यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए किया जाता था? ठीक है ना, ये घटना हुई थी 1984 में। तो जो इसमें गैस निकली थी उसमें उसका प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता था?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक। यानी कीटनाशक बनाने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ स्थित है, जो संगाई हिरणों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहां पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र अवसादी चक्र यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल का उदाहरण है, ना कि गैसीय चक्र का? तो इसमें जो है कार्बन चक्र जो है वो तो गैसीय चक्र का है, नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस और ऑक्सीजन। देखिए केवल इसमें जो है वो फास्फोरस चक्र जो है ना, यही अवसादी चक्र है। बाकी सारे जो है ये गैसीय चक्र है, तीनों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। कार्बन सिंक के संदर्भ में ब्लू कार्बन किसे कहा जाता है? कार्बन सिंक में ब्लू कार्बन किसे कहा जाता है? क्या तो ब्लू कार्बन जो कहा जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन। ठीक है, इसे ही ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये ठीक है। बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी ठीक है दोस्तों। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यही सुमेलित नहीं है। तो पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ना कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो इस एजेंडा 21 का जो संबंध है वो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में किस तत्व की अत्यधिक सांद्रता के कारण ब्लैक फुट रोग नामक बीमारी हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता के कारण जो है वो ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक फुट डिजीज के बारे में बता दूं। ब्लैक फुट डिजीज में होता क्या है कि पानी के माध्यम से जो है वो शरीर में जो है वो आर्सेनिक पैरों और हाथों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे जो है वो शरीर के अंगों तक रक्त का यानी जो संचार है वो प्रभावित होता है, और इससे जो है वो पैरों और हाथों का सुन्न होना, ठंडक होना और उनमें दर्द वगैरह होने की समस्या आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में हिस्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है? वह प्रजाति जो जनसंख्या में सबसे अधिक होती है, वह प्रजाति जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वरूप और स्थिरता को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भले उसकी संख्या कम हो। वह प्रजाति जो सबसे विलुप्त होने के कगार पर हो, या फिर कोई भी विदेशी आक्रामक प्रजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह प्रजाति जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वरूप और स्थिरता को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भले ही उसकी संख्या कम क्यों ना हो। यही हमारी स्टोन प्रजाति है। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश के बारे में पहले क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। फ्लाई ऐश जो पर्यावरण प्रदूषक का सबसे एक महत्वपूर्ण कारक है, किसके दहन से उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना चीता के तहत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीते मूल रूप से किस देश से लाए गए हैं? तो दोस्तों ये जो चीते लाए गए हैं, ये लाए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसी इकाई का उपयोग होता है? ये भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यूज होता है डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत करने वाली वंगारी मथाई किस देश से संबंधित थी? वंगारी मथाई का संबंध जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, केनिया देश से। और इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली है, हालांकि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे बोलते हैं हम SF6। ठीक, अब आप क्या जाएंगे, हिंदी भाषा को ले लेते हैं थोड़ा सा। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्छ्वास। यही जहां पर व्यंजन संधि के कारण तय का जो है वो क्षय बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का उपमान उपमेय का संबंध होता है? तो कौन सा होता है? अविभाव होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में जो है वो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तद, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या आप तद्भव समझते हैं? तद्भव, तद्भव और तत्सम। देखिए, एक होता है आपका तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के तो ले लिए गए हैं हिंदी भाषा में, और तद्भव वे शब्द जो अपना रूप चेंज करके आए हैं संस्कृत से। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अचरज। बाकी सभी हमारे तद्भव शब्द हैं। जहते मज्जा मास रुचिर लखी परत बकारे, तो ये एक पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विभत्स्य रस। क्योंकि यहाँ पर जो है वो मांस मज्जा आदि जो है गणनात्मक जो है वर्ड दिए गए हैं, जिस जो विभत्स्य रस की उत्पत्ति का स्थायी भाव है, तो इसलिए यहाँ पर विभत्स्य रस हो जाएगा। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देखिए, अचानक क्रिया के होने के ढंग को या क्रिया के होने की रीति को बताता है, तो इसलिए कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अपदान कारक का शुद्ध उदाहरण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। राम ने रावण को बाण से मारा, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा सेवक को कंबल देता है, या बिल्ली छत पर बैठी है। देखिए दोस्तों, अपदान कारक में जो है ना वो अलग होने का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से अलग होने का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर अपदान कारक वाला सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्ध सम्मात्रिक छंद का निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता क्या है? देखिए, इसमें जो है दोहा प्लस रोला, ठीक है, दोनों का ही इसमें समन्वय होता है। तो जिस छंद में जो है वो दोहा प्लस रोले का समन्वय होता है वही अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो वर्तनी शुद्ध हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, कवियत्री। अभिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो अभिक शब्द
का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अनभिग। अभिग मीन्स जानने वाला, और अभिग मीन्स जानकार या जानने वाला, और अनभिग मीन्स न जानने वाला यानी अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो वैदेही वनवास जो आपका काव्य ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं आपके ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता होगा, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानने वाला। ठीक है, इसमें जो अल्पज्ञ का मीनिंग होता है वो कम जानने वाला, यानी थोड़ा ज्ञान रखने वाला होता है, थोड़ा ज्ञान रखने वाला। ठीक है, और बहुज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों जो बहुत कुछ जानने वाला हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? द्विज, खग, विहंग या फिर भ्रंग? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रंग। भ्रंग का अर्थ होता है आपका भौरा, ना कि पक्षी। बाकी ये सभी, इनके सबके अर्थ होते हैं पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हर्ष मीन्स होता है खुशी, तो हमें चाहिए इसका विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विषाद। बाकी सब इसके समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुर्य गुण का रस, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग मुख्य रूप से वर्जित या अनुचित माना गया है? तो माधुर्य रस का जो प्रयोग है वो कौन से रस में माना गया है वर्जित? वो है आपका रौद्र रस में। ठीक है, क्योंकि माधुर्य गुण जो है वो कोमल रसों जैसे श्रृंगार, करुण और शांत में तो ठीक है, लेकिन रौद्र में जो है ये उपयुक्त नहीं माना गया है। नेक्स्ट, नाक का बाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल अधिक समीप होना, कष्ट देना, अत्यधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रिय होना। नेक्स्ट, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, तो खड़ी बोली का विकास जो है वो शौरसैनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। नेक्स्ट, दशराज में कौन सा समास है जब इसका अर्थ एक राजा विशेष के रूप में न लेकर सामान्य संख्यावाची अर्थ लिया जाए? ठीक है, तो दोस्तों दशराज का जब हम अर्थ एक राज्य विशेष के रूप में ना लेकर हम लेते हैं इसको संख्यावाची अर्थ में, तो दशराज का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है आपका 10 राजाओं का समूह। क्या हो जाता है वो? 10 राजाओं का समूह। ठीक है, तो इस अवस्था में यहां पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समाज। द्विगु समाज कौन सा होता है? जिसका पहला पद जो है वो कोई संख्या होता है, वही द्विगु समाज होता है। जैसे आपका नवरत्न हो गया, त्रिफला, चौराहा, दो गुनी, ये सब हमारे द्विगु समाज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वो विभाजित किया है 4 कालों में। कौन कौन से दोस्तों? आदिकाल, ठीक है, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, और नंबर 4 आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य और अल्प प्राण दोनों है? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जो मूर्धन्य भी है और अल्प प्राण भी है? तो जो दोनों ही है, मूर्धन्य और अल्प प्राण, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टे। ठीक है, ये मूर्धन्य और अल्प प्राण दोनों है। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए यहां पर भी अलग होने का भाव आ रहा है, तो जब कोई अलग होने का भाव होता है से, तो वहां पर जो है वो कौन सा कारक होता है? आपका अपदान कारक, क्योंकि यहाँ लड़का पेड़ से गिरा यानी पेड़ से अलग हो रहा है। नेक्स्ट, उन्मेष शब्द किस उपसर्ग, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उप हुआ है, उद हुआ है, या उन या ऊनी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद या उत। ठीक है, नेक्स्ट, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसमें कौन सा हमारा अलंकार हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार, क्योंकि कनक शब्द का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार सोने के रूप में, एक बार धतूरे के रूप में। और यमक में जो है वो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कई बार होती है, और हर बार जो है हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग अर्थों में उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड।